स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट में इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था जल्द ही स्टॉक जो है 80 रुपये का लेवल भी ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा और वैसा ही यहाँ पर आज होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की डेट में 80 रुपये से ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग भी दी है। इसके पहले भी 81 रुपये का लेवल भी पार किया था लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाई थी 80 रुपये के ऊपर, लेकिन आज वो भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और एक खबर भी निकल करके आ रही है स्टॉक से के लिए, जो है वो खबर काफ़ी अच्छी है जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 77 रुपीज़ और 50 पैसे पे थी और आज देखिए यहाँ पर 80 रुपये और 25 पैसे पे 3.35% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग 76 रुपये और 95 पैसे पे हुई थी और फिर 80 रुपये और 40 पैसे तक स्टॉक ने हाई बनाया था और क्लोजिंग भी यहाँ पर 80 रुपये और 25 पैसे पे दिखाई पड़ रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। देखिए स्टॉक जो है दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो स्टॉक नीचे के लेवल तक भी गया था। इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 52 रुपये के लेवल तक भी गिरा था अभी 2 महीने पहले, लेकिन वहाँ से जो है मैंने कहा था सब कुछ नॉर्मल होगा तो ये 80 रुपये के लेवल तक बिल्कुल आएगा और दोबारा यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक में बात करेंगे तो सब कुछ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। रिसेंटली कंपनी ने फ़ंड रेज़ की यहाँ पर बात की है, 750 करोड़ रुपये तक यहाँ पर फ़ंड रेज़ किया जा सकता है और किस माध्यम से किया जाएगा 102 करोड़ का तो कंपनी ने बता दिया है। बाकी यहाँ पर जो है कंपनी जो अपना बाकी 650 करोड़ है वो QIP के ज़रिए होगा या किस ज़रिए होगा वो आगे बताएगी। और यहाँ पर जो है कंपनी ने पिछले साल भी फंड रेज़ किया था उसके बाद दोबारा कर रही है, तो समझ सकते हैं कंपनी जो है यहाँ पर अभी जो मौका मिला है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर तैयार है, क्योंकि कंपनी को पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है रिवेन्यू और प्रॉफिट कमाने का। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कंपनी की तो आज की डेट में जो यहाँ पर वॉल्यूम नज़र आ रहा है NSE पर वो 1,70,08,129 शेयर्स का हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे BSE के वॉल्यूम की तो यहाँ पर 14,87,210 का वॉल्यूम हो रहा है। यानी NSE और BSE दोनों को मिला करके देखेंगे तो 1,85,00,000 तक का वॉल्यूम आज की डेट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करेंगे लार्ज डील्स की तो आज की डेट में यहाँ पर जो है इस स्टॉक में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी लार्ज डील्स भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 8 लार्ज डील्स यहाँ पर आज की डेट में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर स्टॉक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो न्यूज़ निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो न्यूज़ है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में निकल करके आई और यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है, 5G SA वर्सेस NSA, ओनली टाइम विल टेल विनर। यहाँ पर देखिए 5G SA का मतलब है स्टैंड लोन और NSA का मतलब है नॉन स्टैंड लोन। तो 5G स्टैंड लोन और नॉन स्टैंड लोन की बात करें जो नेटवर्क यहाँ पर आने वाला है तो उसमें कौन विनर होने वाला है ये केवल समय ही बताएगा। यहाँ पर जो आगे जानकारी निकल करके आ रही है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए वाइल much has been said about the standalone and non-standalone modes of launching 5G networks, a report by Credit Suisse suggests that in the near term neither will put a telco on a distinct advantage or disadvantage। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बातें हो रही है 5G स्टैंडलोन नेटवर्क को लेकर के, 5G नॉन स्टैंडलोन को लेकर के, कौन अच्छा होने वाला है, कौन किस में कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है कि स्टैंडलोन नेटवर्क रहेगा तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद यहाँ पर होने वाला है और NSE की तुलना में। लेकिन क्रेडिट स्विस का यहाँ पर कहना है कि अगर हम नियर टर्म की बात करें तो यहाँ पर जो है नियर टर्म में कोई अगर स्टैंडलोन पे हो चाहे नॉन स्टैंडलोन पे हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टैंडलोन पे है तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगा और अगर कोई NSA पे है तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। नियर टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। In SA mode, the network is built only on 5G, while in NSA mode, the 5G network is built on an existing layer of 4G network। जो स्टैंडलोन नेटवर्क होता है दोस्तों उसमें जो है केवल 5G का यूज़ होता है, जो नेटवर्क होता है वो केवल 5G पे यहाँ पर बिल्ट होता है। और NSA मोड जो है ये जो एग्जिस्टिंग पहले से 4G का नेटवर्क है उसमें यहाँ पर इम्प्रूव करके उसको 4G का नेटवर्क उसमें यूज़ किया जाएगा। While Jio has said it will launch its 5G network on standalone mode, Airtel and Vodafone Idea will be using the non-standalone mode। यहाँ पर देखिए जियो ने कहा है कि वो अपना 5G नेटवर्क जो है स्टैंडलोन मोड पे यहाँ पर जो है लॉन्च करेगा और वोडाफोन और आइडिया और एयरटेल जो है नॉन स्टैंडलोन मोड पे करने वाले। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, जो यूज़र जो यूज़ करते हैं मोबाइल, जिस तरीके से हम लोग कस्टमर के यूज़ के लिए की अगर बात की जाए तो उसके लिए यहाँ पर जो है नॉन स्टैंडलोन ही काफ़ी है। उसमें ही यहाँ पर जो है सब सारी चीज़ हम बहुत अच्छे स्पीड के साथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और स्टैंडलोन पे तो होगा ही, लेकिन स्टैंडलोन में
नॉर्मल यूज़र भी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकता है, और इंटरप्राइज़ यूज़ जो है होता है, कंपनीज़ जो करेंगे उसके लिए भी वो उसमें कैपेबिलिटी मिलती है। वाइल स्टैंडलोन 5G इज एन इवोल्यूशन ऑफ नॉन स्टैंडलोन, द टेक दैट इट सपोर्ट्स लो लैटेंसी नेटवर्क स्लाइसिंग एटसेट्रा इज़ रिलेवेंट फॉर 5G इंटरप्राइज यूज़ केसेस विच आर स्टिल इवॉल्विंग। देखिए यहाँ पर कहना है कि जो 5G का जो स्टैंडलोन मोड है वो अभी उस पर यहाँ पर जो है काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें भी और भी डेवलपमेंट यहाँ पर होंगी, और जो 5G इंटरप्राइजेज़ पे जो यूज़ होगा वो स्टैंडलोन नेटवर्क के द्वारा ही यूज़ हो सकता है। लेकिन अभी भी जो है वो अभी यहाँ पर जो है उस पर काम चल रहा है, अभी उसमें और भी चीज़ें जो है नई निकल करके आएंगी। नॉन स्टैंडलोन 5G हाउएवर इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 5G कंज्यूमर यूज़ केसेस ऑफ इनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड फास्टर स्पीड्स। वही नॉन स्टैंडलोन 5G जो है वो कैपेबल है 5G सपोर्ट करने के लिए। अगर कस्टमर यूज़ की बात करें हम यहाँ पर मोबाइल ब्रॉडबैंड की, तो उसके लिए काफ़ी है। यहाँ पर देखिए आगे बताया जा रहा है कि जो 5G नॉन स्टैंडलोन रोल आउट है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ या 21 मेगाहर्ट्ज़ को यहाँ पर सपोर्ट करेगा, जिससे कि नॉन स्टैंडलोन पे भी यहाँ पर जो है 5G कवरेज मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो है एयरटेल फ़िलहाल जो करने वाली है। और अगर हम बात करें 700 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की, जो कि जियो ने लिया है, रिलायंस जियो ने केवल लिया है, तो उसके द्वारा जो है यहाँ पर 5G का जो कवरेज है वो ज़्यादा बेटर बिल्ड हो पाएगा। उसमें यहाँ पर जो है स्टैंडलोन नेटवर्क जो है 5G का वो यहाँ पर बिल्ड किया जा सकता है, तो वो अच्छा है जो 700 मेगाहर्ट्ज़ है। और स्टैंडलोन 5G की बात करेंगे तो नॉन स्टैंडलोन की तुलना में अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर अगर हम कहेंगे जो कस्टमर यूज़ करने वाले, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है नॉन स्टैंडलोन की तुलना में। 8 to 10 Mbps ज़्यादा स्पीड यहाँ पर बेटर मिल सकता है। ग्लोबली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जितनी भी टेलकोज़ ने भी दुनिया में 5G यहाँ पर नेटवर्क लॉन्च किया है, ज़्यादातर ने यहाँ पर नॉन स्टैंडलोन मोड पे ही यहाँ पर लॉन्च किया है। और जो स्टैंडलोन 5G की बात करेंगे तो वो अभी भी यहाँ पर जो है इवॉल्व हो रहा है, यानी इस पर भी काम हो रहा है। और उससे जो सपोर्ट करेगा स्टैंडलोन को, उसको लेकर के जो हैंडसेट्स है उस पर भी यहाँ पर जो है भी बहुत सारे हैंडसेट्स जो हैं अभी उस तरीके के नहीं आए, आगे आने वाले समय में आपको आते हुए नज़र आ सकते हैं। और जो एनालिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उनका कहना है कि अगर हम बात करें US या साउथ कोरिया, जहाँ पर 5G का प्रेजेंस है, वहाँ शुरू भी हो चुका है, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर 10% से भी कम डिवाइसेस जो हैं वो स्टैंडलोन 5G पे, यानी ज़्यादातर जो है वो नॉन स्टैंडलोन पे यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो जियो लॉन्च करने वाली है 5G स्टैंडलोन नेटवर्क, तो वो जो है यहाँ पर कस्टमर यूज़ तो उसमें हो ही पाएगा, लेकिन साथ में वो अच्छा रहेगा नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए, लो लेटेंसी के लिए, IoT एप्लीकेशंस, इंडोर कवरेज, उनके लिए वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर जो है रहने वाला है। वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो भारतीय एयरटेल जो करने वाली है नॉन स्टैंडलोन 5G पे, तो उसका कॉस्ट भी कम पड़ने वाला है। 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो स्टैंडलोन 5G होगा जो जियो करने वाली है उसकी तुलना में, तो यहाँ पर कॉस्ट भी इसको कम पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है, क्योंकि अगर बात करें स्टैंडलोन 5G की तो इसके लिए सेपरेट कोर और रेडियो नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और नॉन स्टैंडलोन की बात करेंगे तो ये यहाँ पर 5G रैन को डिप्लॉय करके जो एग्जिस्टिंग LTE इंफ्रा उसके ऊपर भी यहाँ पर जो है काम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अगर नॉन स्टैंडलोन की बात करेंगे तो उसमें यहाँ पर जो है कॉस्ट भी कम पड़ेगा, और स्टैंडलोन की बात करेंगे तो उसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा बाकी इंटरप्राइज यूज़ केसेस को भी वो सपोर्ट करने वाला। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों बात निकल करके आ रही है, इससे यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि 5G को लेकर के काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, चाहे वो स्टैंडलोन पे आए चाहे वो नॉन स्टैंडलोन पे आए। बात है यहाँ पर कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर रोल आउट होने वाला, और इसके लिए कंपनियाँ यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार हैं, जल्दी यहाँ पर रोल आउट होता हुआ नज़र आने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो है रोल आउट से पहले निकल करके आ रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि अभी कितनी तेज़ी से 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्ड होने वाला है, और इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी डिमांड आएगी। इसके अलावा जो 5G के प्रोडक्ट्स हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर HFCL बनाती है। तो आने वाला जो टाइम है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर सभी अच्छे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, सब कुछ कराने में यहाँ पर कम से कम आपको 4-5-6 साल लगेगा ही। तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 4-5 सालों की बात करेंगे हम तो। और यहाँ पर अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल HFCL को होल्ड करना है, नहीं लिया तो ले सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।